बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.6 एंड रिव्यू एक्सरसाइज। आज हमारा ये चैप्टर 7 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है और एक्सरसाइज 7.6 में 2 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आपके पास ये 4th क्वेश्चन है, सही है। 4 क्वेश्चन आपके पास क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल टू 40 मीटर हाइट, measure of angle of depression, the top and bottom of monument are 30 and 60 degree respectively, find the height of the monument। सही, आपके पास एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की जो हाइट है वो आपके पास 240 मीटर है और फिर उसमें एक मीनार भी है, सही है। तो वो कह रही है कि उस पहाड़ी की और इस मीनार के जो टॉप एंड बॉटम हैं वहाँ पे आपके पास 30 एंड 60 का एंगल बन रहा है और वो दोनों एंगल आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये मैं बता चुकी हूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ठीक है। तो उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है बॉटम एंड टॉप में वो आपके पास 30 और 60 बन रहा है। तो हमें जो मीनार है उसकी हाइट को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये मैंने आगे थोड़ा सा वो बना के भी आपको दिया है, वहाँ से आपको सही से समझ आ जाएगी। हाइट ऑफ द हिल, जो पहाड़ी की जो हाइट है वो आपके पास क्या है, इसको हमने ए बी कहा है और वो 240 मीटर है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो बन रहा है सी बी एंड डी में वो 60 बन रहा है एंड मेजर ऑफ ई बी एंड डी में 30 का बन रहा है। उसने कहा है ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टॉप एंड बॉटम में आपके पास 60 एंड 30 का एंगल बना रहा है। हाइट ऑफ मोनुमेंट, अब जो मीनार की जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है और वो आपके पास E to C है, मेजर ऑफ E to C, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे एंगल सा बनाया हुआ है। अब देखें ये आपके पास इसकी हाइट है, जो हमारे पास पहाड़ी है उसकी हाइट 240 मीटर है और ये जो है ये आपके पास मीनार है, सही। तो इसकी जो टॉप एंड बॉटम है यहाँ पे उसमें 30, यहाँ पे भी देखिए 30 एंड 60 और यहाँ पे भी 30 एंड 60 का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ट्राइंगल बने हुए हैं और दोनों आपके पास 90 का एंगल है। यहाँ पे देखिए ये 90 का एंगल है, जहाँ पे परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन होती है वहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। तो उसने दोनों ट्राइंगलों को लेकर उसको कंपेयर किया और आगे मोनुमेंट की जो हाइट है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो कहती है कि सिंस मेजर ऑफ सी बी एंड डी, अब यहाँ पे देखिए सी बी एंड डी है, सी आपके पास ये है, बी आपके पास ये है और डी है। ये वाला ट्राइंगल इसने लिया है और वो कह रही है कि वो आपके पास कितना है, वो 60 का एंगल बना रहा है, सही है। मेजर ऑफ ए सी बी इज आल्सो इक्वल टू 60, क्यों? क्योंकि आपके पास बाय डेफिनेशन अल्टरनेट एंगल हैं। 30 और 60 को आप ज़रा देख ले, ये आपके पास 30 है और ये आपके पास 60 है, सही। तो ये दोनों जो है आपके पास क्या हैं, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनते हैं। आपको पता है अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, सही है ना। तो यहाँ पे ए सी बी आल्सो इक्वल टू 60 होगा, क्योंकि जब सी बी एंड डी में 60 का एंगल बनाता है तो ए सी एंड बी जो है उस पे अल्टरनेट एंगल बन रहा है और हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है उसमें भी 60 का एंगल बनेगा, ठीक है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका नाम ए बी एंड सी है। अब देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ आ रही है। यहाँ पे देखे परपेंडिकुलर बाइसेक्शन हुई है तो यहाँ पे मस्ट 90 का एंगल बनेगा, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल को हमने ले लिया तो हम क्या करेंगे, अब मैंने कल भी आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को देखते हुए हम उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उठाते हैं। अगर बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उठाते हैं। तो यहाँ पे हम टेंजेंट थीटा उठा रहे हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। अब इस एंगल में जो आपके पास जो मैंने बना के आपको दिया है ट्राइंगल सा, इसमें आप बेस और परपेंडिकुलर को आप ज़रा देखें। आपके पास जो एंगल यहाँ पे जो एलिमेंट आपको दिया गया है वो हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे। तो टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। यहाँ पे थीटा की जगह हम 60 लगा देंगे क्योंकि हम 60 के लिए कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है और बेस जो है वो आपके पास ए सी है। परपेंडिकुलर देखो ए बी है और बेस ए सी है, ठीक है। अब ए बी जो है वो आपके पास क्या है, देखो ए बी पुटिंग वैल्यूज़, यहाँ पे टेंजेंट 60 आप कैलकुलेटर में करें तो आपके पास √3 आता है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। ए बी की वैल्यू आपके पास 240 है, लेकिन ए सी बेस जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो एज इट इज़ हम रख लेते हैं, सही है। अब हमें यहाँ से देखो आपके पास √3 टेंजेंट थीटा की भी वैल्यू आ गई है और आपके पास ए बी के तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है यानी 240 मीटर है, तो हमारे पास ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है,
और जिस एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसे हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो पहले बीच में इक्वलिटी है, एक एलिमेंट सिंपल है, दूसरा फ्रैक्शन में है, तो हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास मैयर ऑफ AC √3 = 240 हो जाएगा। अब हमें AC की वैल्यू चाहिए, लेकिन उसके साथ √3 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम इसको बोथ साइड पे डिवाइड करके ख़त्म कर सकते हैं। तो डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो आपके पास यहाँ से √3 और यहाँ से √3 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 240 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगी। सही है, तो आपके पास AC की वैल्यू जो आई है वो आपके पास 240 डिवाइडेड बाई √3 है। अब हमें जो न्यूमिनेटर में जो एलिमेंट है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है, 240 है। सही है, तो 240 को हमें किसी तरह से इस √3 के फॉर्म में लाना है ताकि हम इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म कर सके। अब ये जिस तरह हमारे पास देखिए 2/4 है, तो मैं कहती हूँ कि ये मजीद सिंप्लीफाई होता है, तो आप कहते हैं बिल्कुल होता है, क्योंकि 2 1 0 2 2 2 0 4 1/2 जब आ जाए तो हम मजीद उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और बड़ा एलिमेंट है, तो हम जब सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो बड़े वैल्यू को हम कन्वर्ट करवा के छोटे फॉर्म में लेकर आते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम 240 को किसी तरीके से √3 के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे ताकि ये और √3 और √3 कैंसिल हो सके और हमारे पास सिर्फ सिंगल टर्म रह जाए AC की वैल्यू, क्योंकि ये तो फिर मुनासिब ही नहीं लगता, हम कैसे इतना बड़ा वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 80 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता है 240। अब मल्टीप्लाई करके देख ले, 80 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आता है, 240 आता है। अब हम क्या करें कि मैयर ऑफ AC = देखिए 80 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय √3। हमने क्यों √3 लगाया है? अगर आपके पास 3 है तो क्या हम इसको √3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 करें तो 2 टाइम्स में √3, 2 और √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ 3 वापस आ जाता है। देखिए इसकी आइडेंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिस तरह 1 के आइडेंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता तो हम उसके पावर के फॉर्म में कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 3 को √3 के लेने पर 3 के आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैसे नहीं पड़ रहा? जब आपके पास 2 टाइम्स में √3 आता है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर ले सकते हैं ना, √3 के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे। अगेन आपके पास 3 आता है, ये चेंज तो नहीं हो रहा, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ठीक है, तो हम √3 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। देखें √3 या √3 और या √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, हमारे पास देखो फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो गया है। अब मैयर ऑफ AC की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 80 √3। सही है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। हमने ये जो बेस है इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। सही, नाउ फ्रॉम राइट एंगल BDNE, अब देखो हम कहाँ से ले रहे हैं, दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये E है। सही, BDNE ये ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन नहीं है, इसको हमने लिया है। अब उसमें भी हम टेंजेंट थीटा यूज़ कर रहे हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। सही, अब यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास मैयर ऑफ D to E है। सही, और बेस आपके पास क्या है, B to D है, ये उसकी बेस है, B to D ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस होगा। सही है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें टेंजेंट 30 एंगल आप यहाँ पे 30 का बना रहा है, तो हम टेंजेंट 30 यहाँ पे लिख रहे हैं। सही, जब 30 हमने लिख दिया तो टेंजेंट 30 यहाँ पे आ गया और मैयर ऑफ D to E डिवाइडेड बाई मैयर ऑफ A to C। सही है, हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करें, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि मैयर ऑफ B to C = मैयर ऑफ A to C, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करें। एंड टेंजेंट 30 जो है वो आपके पास आ रही है 1/√3 के इक्वल। सही, मैयर ऑफ D to E अपनी जगह पे और A to C के जगह हम क्या पुट करें, उसकी वैल्यू जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। सही है, ये हमने निकाला है, तो 80/√3 आ रही है आपके पास। सही, अब देखो यहाँ पे दोनों आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये 80 को आप मल्टीप्लाई करें तो 80/√3 आ जाएगा, 180 नहीं है, ये 80 है। तो आप क्या करेंगे, देखिए फिर आप √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास √3 जो है मैयर ऑफ ED। सही, और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये टर्म आ गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सही, अब हमें D to E की वैल्यू चाहिए। सही, D to E की वैल्यू चाहिए, तो हम √3 को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो बोथ साइड पे आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बोथ साइड पे डिवाइड करें, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, तो आपके पास ये आ जाएगा 180, 80 आता है। सही है, 80 है, 180 नहीं है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी 80। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। सही, इक्वेशन 2 का नाम देने के बाद
अब हम क्या करें, देखिए दो एलिमेंट तो हमने निकाली है। सिंस ए बी इक्वल टू मैयर ऑफ डी टू ई, अब ए बी की जो लेंथ है वो डी टू सी के लेंथ के इक्वल है। कौन सा इक्वल है, देखिए ए बी की लेंथ डी सी के इक्वल है। ए बी की जो लेंथ है वो डी सी के, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसकी लेंथ इक्वल है हमारे पास। जब इक्वल हैं तो मैयर ऑफ डी टू ई प्लस मैयर ऑफ ई टू सी, जब हम किसी लाइन को मिड में से काटते हैं तो जब हम दो पोर्शन को जमा करते हैं तो वो टोटल लेंथ आती है, सही है। तो पुटिंग वैल्यूज, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, सही। तो यहाँ से आपके पास ए बी जो है वो 240 है, सही। यहाँ से डी टू ई जो है वो 180 नहीं है, 80 ही है, ठीक है, मुझसे मिस्टेक हुई है, तो यहाँ से 80 हो जाएगा। और ई सी की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, सही है। मीनार की जो हाइट है तो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से ई सी आ जाएगा, सही। अब ई सी की वैल्यू चाहिए, यानी मीनार की हाइट हमें चाहिए, तो हम 80 को बोथ साइड पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस फॉर्म में है, यहाँ से आप माइनस करें तो 160 इक्वल टू ई सी आ जाएगी, मैयर ऑफ ई सी। तो इसकी जो मीनार की जो हाइट है वो आपके पास 160 आई है, सही है। और यही हमें फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ मीनार जो है वो 160 मीटर आई है आपके पास, और ये हम चाह रहे थे, ठीक है। इसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव्स जो आपके पास हैं वो हैं आपके पास। इसमें क्या है, इन ऑब्जेक्टिव अबाउट द लेवल ऑफ ऑब्जर्वर देन द एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड। कौन सा आपके पास होगा कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो अबाव हो किसी लेवल से, तो फिर उसके दरमियान जो एंगल बनता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कल कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, वहाँ पे कौन सा एंगल आपके पास बनता है, ठीक है। वो आप यहाँ से देख के बताएं कि कौन सा एंगल है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही। इसके बाद आपके पास है कोटेंजेंट जो है वो आपके पास कोटेंजेंट थीटा जो है कहती है वो किसके इक्वल होगा, कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है। ये क्वेश्चनों में हम करवा चुके हैं कि कोटेंजेंट थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है। फर्स्ट आप ज़रा देख ले, तो फर्स्ट में सेकेंड में आपके पास साइन, जब टेंजेंट आता है तो वो तो आपके पास साइन बाई कॉस के इक्वल आता है, लेकिन कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का अपोजिट है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, कॉस बाई साइन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, तो वो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, सही। आप देख ले इसको, जिस तरह 1 क्वेश्चन मैंने आपको कहा ना, इसको देख ले, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देख ले। अच्छा, बुक में ज़रा रीड करें, आपको ज़्यादा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन की भी समझ आ जाएगी इसको देखते हुए, ठीक है। फिर आपके पास है इफ़ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 देन साइन थीटा। अगर टेंजेंट थीटा आपके पास 1 हो तो फिर कहती है टेंजेंट थीटा अगर आपके पास 1 है तो साइन थीटा आपके पास क्या होगा, अगर थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सही। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप वो पेज जो मैंने आपको बताया है उस पेज में आप ज़रा देख लेके, अगर टेंजेंट थीटा जो है वो प्लस होता है तो साइन थीटा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो वो हमारे पास होता है -1/√2, सही। इसी तरह साइन -350 लाइज इन साइन, और इसके साथ -350 ये कहती है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने लिए बनाएं, तमाम क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएं, आपके पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगी, तो आप 360 जो है वो आपके पास एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। तो आप देखें 350 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये हमारे पास देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप बना के खुद ही बनाएंगे और देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। तो आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। 45 एंगल रेडियन जो है कहती है वो किसके इक्वल होता है, तो वो π/4 के इक्वल होता है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। फिर आपके पास है इफ़ ए मैयर ऑफ एन हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल, आपके पास है ये इफ़ द मैयर ऑफ एन हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 5 फीट एंड मैयर ऑफ एंगल बी 58, व्हाट इज़ द मैयर ऑफ द एंगल एडजेसेंट एंगल बी। सही है, एक एंगल आपको दिया गया है, ट्राइंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके हाइपोटेनस जो है उस ट्राइंगल के आपको 5 फीट दी गई है, और मैयर ऑफ एंगल बी पे जो है वो 58 का एंगल बन रहा है। तो आपके पास उसके एडजेसेंट एंगल बी जो है वो क्या होगा, सही है। तो उसमें हमारे पास इन ऑप्शनों में से ऑप्शन डी जो लास्ट वाला है इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप फिर भी इसको देख ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पी टू द नियरेस्ट 10th। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कहती है कि पी की वैल्यू 10 के नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी,
सही है, पी के। तो हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास जो है देखिए 1/x, पी की नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम y/x ले रहे हैं, टेंजेंट है, सही है, y/x ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है 8 को 21 इस ट्राइंगल के हिसाब से, तो हम y/x जब लेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 21 इसको करेंगे, 8 को 21 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 0.38। तो 38 जो है वो हमारे पास देखिए 8 जो है वो 5 से बड़ा एलिमेंट है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 0.4 आता है। तो p की जो नियरेस्ट टेंट है वो आपके पास क्या है, 0.4 आता है। RT इज इक्वल टू TS, व्हाट इज एंगल S। अब RT इस ट्राइंगल में, जो ये नीचे वाला ट्राइंगल है ना, उसमें वो आपको कह रही है कि RT जो है वो और TS जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो फिर एंगल S क्या होगा, सही है। तो एंगल S जो है वो आपके पास क्या होगा, ये एंगल S की बात तो नहीं है, ये तो लेंथ की बात कर रही है। एंगल होता तो हमें एंगल गिवन होता, ये एंगल नहीं है, ये साइड की बात कर रही है। तो अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के दो साइड हमें दिया गया हो, तो हम उन दो साइडों से फिथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये साइड देखिए ये RT और TS इक्वल है, तो इसका मतलब है TS तो 2 है कि नहीं। तो TS और RT अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 और 2 के ऊपर स्क्वायर ले ले तो 4 इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 और 4 को जमा करें 8, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 8। अब 8 को आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालें, मीन कि आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या, इसकी मल्टीपल्स देखें तो 2 2 ज़रा 4, 4 2 ज़रा आपके पास 8 आता है। 2 जो है वो 3 टाइम्स पे आया हुआ है, तो एक कंपेयर अगर हम इसको पेयर बना दे 2 की, तो 2 टाइम्स पे 2 की पेयर बना दे और एक 2 हमारे पास रह जाएगा, सही है ना। तो 2 के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म होता है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 2√2 आती है, सही। फिर RT इज इक्वल टू TS, व्हाट इज एंगल S। अब यहाँ पे एंगल मांग रहा है, ऊपर जो है ना वो एंगल नहीं है, वो साइड है, ये आपके बुक में मिस्टेक है, इसको ठीक करिए, ये साइड मांग रहा है। और कौन सा साइड, RS मांग रहा है आपसे, ठीक है। और नीचे जो आपके पास है RT इज इक्वल टू TS, व्हाट इज एंगल S। अब यहाँ पे एंगल जो है वो आपसे मांग रहा है, तो अगर आपके पास ये जो एंगल आपको दिया गया है ये 90 है, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास किसी ट्राइंगल के तमाम एंगल को अगर हम जमा करें तो वो 180 के इक्वल होता है। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये है कि T के ऊपर 90 का बनता है, तो ये जो R और S है उसमें 45 का बनना चाहिए, दोनों को जमा करें 180 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, 45 का एंगल बनेगा, ठीक है।